Assalamualaikum dear students and welcome back to the video tutorials of system and network administration। तो आज हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में हम लोग जायज़ा लेंगे कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसके अंदर फाइल सिस्टम कितनी तरह के होते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, कितनी लेयर्स होती हैं, फ़ाइल सिस्टम किस लिए इस्तेमाल होता है, फ़र्स्ट फाइल सिस्टम कैसा था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या इम्प्रूवमेंट्स आई, क्या चेंजेस आई, अगली चीज़ पिछली चीज़ से किस बेसिस पे बेहतर थी, और आज हम ऑन द लेटेस्ट बेसिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग किस तरह का फ़ाइल सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे फाइल सिस्टम। इन कंप्यूटिंग अ फाइल सिस्टम और फाइल सिस्टम ऑफन एब्रीविएटेड टू एफ एस। अच्छा, फाइल सिस्टम को ऑफन इसकी एब्रीविएशन जो है दैट इज़ एफ एस। ठीक है, सो सिर्फ आपके याद रखने के लिए है कि फाइल सिस्टम की एब्रीविएशन इज़ एफ एस। कंट्रोल्स हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड। Without a file system, data placed in the storage medium will be on one large body of data with no way to tell where one piece of data stops and the next begin. By separating the data into pieces and giving each piece a name, the data is easily isolated and identified. तो सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली फाइल सिस्टम इज़ अ वे इन विच वी स्टोर आवर डेटा। हम अपने सिस्टम में डेटा को स्टोर किस स्ट्रक्चर में करते हैं, दैट इज़ बेसिकली फाइल सिस्टम। और अगर फाइल सिस्टम ना होता तो फिर हमारा जो सारा डेटा है वो एक चंक यानी एक पीस में विदाउट एनी स्टॉप जो है वो डेटा स्टोर होता। तो आप सोचें कि हमारे सिस्टम में फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कंप्यूटर है और उसके अंदर जितना भी आपका डेटा है, आपके टेक्स्ट हो गया, आपकी इमेज हो गई, वीडियोस होगी, जो भी आपका डेटा है सारा सेव हो विदाउट इवन अ सिंगल फुल स्टॉप, तो सोचिए कितना मेस क्रिएट होता। The file system is really important because it controls how the data is stored in the computer and how we can retrieve the data from the system. ठीक है, so it's a basically a structure, it's a way, it's a procedure that how the data will be stored in the computer. ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि by separating the data into pieces and giving each piece a name, यहाँ पे डेटा को जो है यानी एक चंक में डेटा को स्टोर करने की जगह हम डेटा को कुछ स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हर पीस का यानी हर चंक ऑफ डेटा का नाम रखा जाता है। ठीक है, एंड देन द डेटा इज़ ईजिली आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब कि उनको आजकल तो ये लफ्ज़ आइसोलेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोरोना वायरस के लिहाज से, लेकिन वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। इस तरीके से हम अपने डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल सिस्टम का हमें क्या मतलब समझ आता है। सबसे पहले तो हमने देखा कि फाइल सिस्टम की एब्रीविएशन इज़ एफ एस, पहली चीज़ देखी। दूसरी चीज़ देखी कि फ़ाइल सिस्टम क्यों यूज़ होता है। हमें अपने सिस्टम के अंदर यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए जो तरीक़ाकार हम लोगों को दरकार है दैट इज़ बेसिकली अ फाइल सिस्टम। और अगर फाइल सिस्टम ना होता तो हम अपने अलातूल डेटा को जो है वो विदाउट इवन अ सिंगल फुल स्टॉप एक ही पीस में स्टोर करते डेटा को। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम अपने डेटा को जो है वो डिफरेंट स्मॉल पीसेस में चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास में बताया था कि हम लोग अपने डेटा को स्मॉल पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है ना, जो हमारा डेटा सेंड हो रहा होता था वो पैकेट्स की फॉर्म में हो रहा था, तो वो भी बेसिकली यही हो रहा था कि एक ह्यूज डेटा को डिफरेंट पीसेस में डिवाइड करके हर पीस को एक नाम या नंबर दे दिया जाता था ताकि हमारा डेटा जो है वो आइडेंटिफाई भी हो सके, हमारे पैकेज जो है वो इजीली ट्रांसफ़र भी हो सके आहिस्ता आहिस्ता। और जब हमारा डेटा जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए तो उसको रीअसेंबल करना हमारे लिए आसान हो जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल एक डेटा है मेरे पास, एक पेज है, मतलब वर्ड का फॉर एग्जांपल A4 साइज़ पेज है और उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल मेरे पास। तो फॉर एग्जांपल अगर उस पेज को मैंने उस पेज के दो पैकेट्स बनते हैं, तो फर्स्ट पैकेट का मैंने नाम 1 दे दिया और सेकंड पैकेट को नाम 2 दे दिया। तो जब हमारा डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो हमें पता होगा कि डेटा पैकेट 2 को हमने पुटअप करना है आफ्टर द डेटा पैकेट 1, यानी डेटा पैकेट 1 की पोजीशन नंबर 1 पे है और देन द सेकंड वन। तो इस तरीके से हमें रीअसेंबलिंग में भी बहुत आसानी होती है। तो वापस आते हैं हमारे फाइल सिस्टम के ऊपर कि यहाँ पे भी हमारे ह्यूज डेटा को जो है वो स्मॉल पीसेस के ऊपर डिवाइड करके हर पीस को जो है वो नाम दे दिया जाता है, जिससे हमारा डेटा इजीली स्टोरेबल है, इजीली आइडेंटिफाइबल है और इजीली आइसोलेटेबल है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम का मतलब समझ आ गया, एब्रीविएशन समझ आ गई, ज़रूरत समझ आ गई। और अगर हम फाइल सिस्टम नहीं यूज़
यूज़ करते तो क्या नुकसान होगा, दैट इज़ कि हमारा सारा डेटा जो है वो एक ही पीस में, हमारा ह्यूज डेटा यानी या जीबीज़ हो गया, टीबीज़ हो गया, सारा डेटा जो है वो एक ही चंक में स्टोर होगा। सो दैट विल बी अ ग्रेट मेस, और उसको हैंडल करना इट्सल्फ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि टेकिंग द नेम, मैं सेकंड स्लाइड पे आ गई हूँ, टेकिंग इट्स नेम फ्रॉम द वे पेपर बेस्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम इज नेम्ड ईच ग्रुप ऑफ द डेटा इज कॉल्ड अ फाइल। यानी कि जब हम डेटा को ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले। ठीक है, और फिर जो हमारा हर डेटा का जो चंक होता है, या कह सकते हैं, या एग्जैक्टली वो जो पीस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक फ़ाइल है डेटा की। ठीक है, अच्छा, अब फाइल से आपको समझ आ रही है कि फ़ाइल सिस्टम का क्या मतलब है। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि फ़ाइल सिस्टम में हम डेटा को जो है वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड करके स्टोर करते हैं। ठीक है, हर फाइल को जो है वो एक नाम दे दिया जाता है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि फ़ाइल जो है, ये जो हमारा डेटा जिसको हम इस तरीके से डिवाइड करके सेव कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पेपर बेस्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से हर ग्रुप ऑफ डेटा या हर पीस ऑफ डेटा या हर चंक ऑफ डेटा जो हमने डिवाइड किया है, उसको हम क्या कहते हैं, एक फ़ाइल कहते हैं। ठीक है, उसका उस डेटा को हम क्या कहते हैं, एक फ़ाइल। और फिर इस फाइल को मैनेज करना क्या कहलाता है, फाइल सिस्टम। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सिस्टम्स, यानी फाइल सिस्टम यानी कि डेटा को स्टोर करने का, यानी फाइल को स्टोर करने का हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, ईच वन हैज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड लॉजिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, साइज एंड मोर। हर एक का अलग तरीक़ाकार है, हर एक का जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लॉजिक डिफरेंट है, फिर उसके बाद स्टोर करने का तरीका डिफरेंट है, स्पीड अलग है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग है, साइज़ अलग है, सिक्योरिटी अलग है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन बेसिस के ऊपर ये जो कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं, जैसे स्ट्रक्चर, लॉजिक, प्रॉपर्टी, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, साइज़, ये सारे वो मेजरमेंट्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम एक फ़ाइल सिस्टम को डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरी फाइल सिस्टम से। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहे हैं सब फाइल सिस्टम्स हैव बीन डिज़ाइन टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल द ISO 9660 फाइल सिस्टम इज डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर ऑप्टिकल डिस्क। क्या कह रहे हैं वो बेसिकली कि यहाँ पे जो है ना, कुछ हमारे जो फाइल सिस्टम्स हैं उनको स्पेसिफिकली किसी पर्पस को या किसी डिवाइस को या किसी स्टोरेज सिस्टम को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। जैसे अगर हम ISO की बात करें, ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एलोकेट करती हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड्स के, अगर हम फाइल सिस्टम के स्टैंडर्ड्स की बात करें, देखो हर चीज़ का स्टैंडर्ड है। डेयरी प्रोडक्ट्स का हमारे पास स्टैंडर्ड है, हमारे पास जो हमारी ग्रॉसरी है इसका स्टैंडर्ड है, हर चीज़ का स्टैंडर्ड है। ठीक है, कि अगर वो स्टैंडर्ड पे चीज़ नहीं उतरेगी तो वो चीज़ जो है वो क्या होगी, वो सेलेबल नहीं होगी, आप उसको मार्केट में नहीं ला सकते, आप उसको सेल नहीं कर सकते, बिकॉज स्टैंडर्ड पे ना उतरने की वजह से वो कुछ जो क्वालिटी टेस्ट है वो फेल कर रही है, और वो ये आपके लिए और यूज़र्स के लिए जो है वो ख़तरनाक हो सकती है। ठीक है, नुकसान पहुंचा सकते हैं यूज़र्स को। तो इसी तरीके से जब हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं, कंप्यूटर्स की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, और स्पेसिफिकली फ़ाइल सिस्टम्स की बात करते हैं, तो इसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, यानी फ़ाइल सिस्टम में भी हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से एक उन्होंने एग्जांपल दी है कि ISO 9660। इसके बारे में ये लोग ये कह रहे हैं कि फ़ाइल सिस्टम 9660 जो है वो स्पेसिफिकली ऑप्टिकल डिस्क के लिए बनाया है। ऑप्टिकल डिस्क इज़ बेसिकली स्टोरेज सिस्टम, जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क है, जैसे हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है, जैसे हमारे पास CD है, इसी तरीके से हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, इट्स ऑल्सो स्टोरेज सिस्टम। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फाइल सिस्टम कैन बी यूज ऑन न्यूमरस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस दैट यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया। यानी कि जो हमारे फाइल सिस्टम है ये मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, CD हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, तो डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस पे जो है वो यूज़ हो सकता है। एज ऑफ 2019 हार्ड डिस्क हैज़ बीन स्टोरेज डिवाइसेस एंड आर प्रोजेक्टेड टू रिमेन सो फार फॉर द फॉरसीन फ्यूचर। यानी कि सबसे ज़्यादा जो 2019 में यूज़ होने वाली डिस्क थी, दैट वाज फॉर स्टोरेज वाज हार्ड डिस्क। ठीक है, तो वो कह रहे हैं अदर काइंड्स ऑफ मीडिया हमारे पास क्या है, SSD है, मैग्नेटिक टेप्स हैं, ऑप्टिकल डिस्क हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो रैम के बारे में फिर उन्होंने बताया कि इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट अ टेम्परेरी फाइल फॉर शॉर्ट टर्म यूज़। यहाँ पे वो शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए, ये बात, इस बात का क्या मतलब है, जब आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो आप लोगों को उन्होंने बताया होगा, आप लोगों ने ये चीज़ स्टडी की होगी कि कोई भी प्रोग्राम जब लोड होता है तो वो सबसे पहले किस में जाता है, रैम में जाता है। रैम का क्या है, हमारी टेम्परेरी मेमोरी है, वो मेमोरी जो कि
जो कि क्या हो जाती है हमारी डिलीट हो जाती है, ठीक है, कुछ वक्त के बाद। इससे टेम्प्रेरी मेमोरी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम विंडोज़ की बात करें, जब आप अपने पीसी को ऑन करते हो, आप अपनी विंडोज़ को मतलब आप जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपकी विंडोज़ लोड होती है, ठीक है। तो वो लोड होने से पहले आपकी विंडोज़ किस में जाती है, रैम में जाती है। रैम में जाने के बाद वो प्रोसेसिंग में जाती है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज़, कोई भी फाइल जो है वो ओपन होने से पहले टेम्प्रेरी तौर पे हमारी किस जगह जाती है, रैम पे जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं टेम्प्रेरी मेमोरी। और कुछ देर के बाद ये जो है वो डिलीट हो जाती है। इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम लोगों ने बचपन की क्लासेस में, जिसमें अपन 9th हो गया 10th हो गया, इन क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को हम पीछे से स्विच ऑफ कर दें तो हमारा डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। और जो डेटा लॉस हो जाएगा वो बेसिकली क्या होगा, रैम में होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी में होगा, ठीक है। जो हमारी इसके ऑपोजिट रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि हमारी हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, दैट इज़ परमानेंट। तो अगर लाइट चली भी जाएगी तो हमारी हार्ड डिस्क का डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें समझ आ रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि some file systems are used on local data storage devices that provide for access and a network protocol, for example NFS, MMB9B clients। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ जो हमारे पास फाइल सिस्टम, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने बताई है कि हमारे पास फाइल सिस्टम, उन्होंने पहले कहा कि प्रोटोकॉल्स के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, लॉजिक के लिहाज से, फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से, इन बेसिस के ऊपर हम एक फ़ाइल सिस्टम को दूसरे फाइल सिस्टम से डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक नई चीज़ ये बताई है कि उन्होंने सिस्टम के लिए जो है वो फाइल स्टोरेज डिवाइसेस के लिए जो है वो फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। प्लस उन्होंने नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए भी जो है वो फाइल सिस्टम दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास NFS हो गया, MSMB हो गया, 9 पीक लाइन्स होगी। तो ये चीज़ें मैं इन डिटेल में नहीं जाकर पढ़ती हूँ क्योंकि हम लोगों ने टाइप्स पढ़नी है। उसके बाद कह रहे हैं सम फाइल सिस्टम्स आर वर्चुअल, मीनिंग दैट ऑफ द सप्लाई फाइल और वर्चुअल फाइल्स। वर्चुअल फाइल्स का मतलब ये है कि बज़ाहिर जो है वो ये शो होना कि वहाँ पे मौजूद है, लेकिन असल में वो चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं होती। वर्चुअल का मतलब ये होता है। उसके बाद कह रहे हैं द फाइल सिस्टम मैनेजेस एक्सेस टू बोथ द कंटेंट्स ऑफ फाइल एंड द मेटा डेटा। जो फाइल सिस्टम होता है ना हमारा, जिसके ज़रिए हम जो हमें एक स्ट्रक्चर देता है कि हमें अपना डेटा कैसे स्टोर करना है, तो वो बेसिकली दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। द फर्स्ट वन इज़ कि फाइल सिस्टम ना सिर्फ हमारा डेटा सेव कर रहा होता है बल्कि हमारा मेटा डेटा भी सेव कर रहा होता है। डेटाबेस की क्लास में आप लोगों ने मेटा डेटा के बारे में पढ़ा होगा कि मेटा डेटा बेसिकली हमारी वो इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे डेटा के बारे में होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डेटा है अबाउट एन एम्प्लॉई, कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एलकास्ट के एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एडमिन के लोग हो गए, टीचर्स हो गए, फैकल्टी मेम्बर्स, स्टाफ के जो लोग हो गए, क्लीनिंग पीपल जो हो गए, वो सारे जो हैं वो बेसिकली एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये जो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो तो होगी, वो तो मेरे कंटेंट्स हो गए, लेकिन मेरे पास एक ऐसी फ़ाइल होगी जो मुझे बताएगी कि ये डेटा किसके बारे में है, ये एम्प्लॉयज़ के बारे में, ये एम्प्लॉय कहाँ के कास्ट के हैं। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द इंफॉर्मेशन आई हैव इन माय कंप्यूटर इज़ बेसिकली मेटा डेटा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, मतलब ये कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे फर्स्ट चीज़ जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो क्या चीज़ थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं बिफोर द एडवेंट ऑफ द कंप्यूटर्स द टर्म फाइल सिस्टम वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग पेपर। फाइल सिस्टम का मतलब कंप्यूटर से पहले अगर देखा जाए तो वो ये था कि पेपर्स की सूरत में जो है वो डेटा को सेव करना फाइल सिस्टम कहलाता था, ठीक है। आप लोग आज भी सरकारी दफ्तरों में चले जाओ, फॉर एग्जांपल अगर आप वापटा की बात करो तो वहाँ पे जो डेटा सेव हो रहा है, अगर आप अकाउंट्स की बात करो तो वो फाइल सिस्टम, यानी जब हम हार्ड की बात करते हैं, मतलब हार्ड फॉर्म में डेटा जो सेव हो रहा है वो फाइल्स में ही हो रहा है, ठीक है। तो वो सीक्वेंस ऑफ पेपर्स जो है उनको हम क्या कह रहे हैं, फाइल कह रहे हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उससे पहले डेटा को कैसे सेव किया जाता था। डेटा को पेपर्स, मतलब डेटा को जो है वो पेपर्स पे लिख के सॉल्व किया जाता था, ठीक है, सॉरी सेव किया जाता था डेटा को। तो वो बेसिकली उस डेटा को हम लोग क्या कहते थे, फाइल कहते थे। उसके बाद जो है वो कह रहे हैं बाय 1961 द टर्म वाज बीइंग अप्लाइड टू द कंप्यूटराइज्ड फाइलिंग अलोंगसाइड द ओरिजिनल मीनिंग। बाय 1964 इट वाज इन जनरल यूज़। 1961 में जो है ये कंप्यूटराइज्ड डेटा की बात आई। सबसे पहले देखो 1961 से पहले जो है वो पेपर्स पे डेटा लिख के सॉल्व किया जा लिख के सेव किया जा रहा था।
कोई भी चीज़ हम लोगों ने लिखनी होती थी, हाथ से लिख के जो है उसको अपने पास पेपर्स को रख लेना, तो वो चीज़ हमारे पास क्या हो जाती, वो भी एक फ़ाइल सिस्टम था, एक तरीका था डेटा को सेव करने का। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़ाइल सिस्टम क्या चीज़ है, किसी भी डेटा को सेव करने के, किसी भी डेटा को रिट्रीव करने का तरीका है। तो पुराने ज़माने में हम लोग जानते हैं कि डेटा को सेव करने का तरीका क्या होता था, हाथ से लिख के किसी पेपर के ऊपर। ठीक है, उसको हम फाइल सिस्टम कहते थे। फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुई 1961 में, जो है वो हमारे पास 1961 में ही है ना, हाँ यस, 1961 में जो है वो हमारे पास आए कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटराइज्ड राइटिंग की बात हुई, यानी जो हम लोग प्रिंट निकालते हैं, कंप्यूटराइज्ड हैंड राइटिंग, सॉरी कंप्यूटराइज्ड राइटिंग की बात हुई। ठीक है, वो भी एक फाइल से, वो भी एक तरीका था डेटा को सेव करने का। उसके बाद जो है वो बता रहे कि 1964 में कंप्यूटराइज्ड डेटा जो है दैट वाज इन कॉमन यूज़, कि हम लोग कंप्यूटर पे लिखते थे और उस चीज़ का प्रिंट निकालते थे और उसको अपने पास रख लेते थे। अब हम लोग जो अगली चीज़ बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द फाइल सिस्टम, कि डेटा का आर्किटेक्चर क्या है, डेटा का क्या कहते हैं आप, डेटा का किस तरीके से डेटा जो है वो सेव हो रहा है, इसके पीछे जो है वो बेसिकली क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसीजर है, क्या आर्किटेक्चर है। कह रहे हैं फाइल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 लेयर्स, फाइल सिस्टम की 2 या 3 से लेयर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, समटाइम्स द लेयर्स आर एक्सप्लिसिटली सेपरेटेड एंड समटाइम्स द फंक्शंस आर कंबाइंड। आर्किटेक्चर की बात की जाए तो हमारे पास फाइल सिस्टम की जो है वो 2 से 3 लेयर्स होती है। कभी कभार तो इन लेयर्स को जो है वो बहुत ही बज़ाहिर वाज़िया तौर पे जो है वो अलग-अलग करके बताया जाता है कि ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। ठीक है, और ये भी बताया जाता है कि फ़र्स्ट लेयर की ये फंक्शनैलिटी है, दूसरे लेयर की ये फंक्शनैलिटी है, थर्ड लेयर की ये फंक्शनैलिटी है। लेकिन अक्सर ऐसे भी होता है कि इन लेयर्स को कंबाइंड रखा जाता है और इनकी फंक्शंस जो हैं वो एक्सप्लिसिटली, यानी बहुत ही ज़ाहिर तरीके से जो है वो दिखाए नहीं जाते। उसके बाद वो कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, द लॉजिकल फाइल सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन विद द यूज़र एप्लीकेशन। जो हमारे पास लॉजिकल फाइल सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं। देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप लोग मोबाइल के ऊपर फेसबुक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी क्या है, यूज़र एप्लीकेशन है। फेसबुक क्या है, यूज़र एप्लीकेशन है। और उसके बाद आपके पास आता है द लॉजिकल फाइल सिस्टम। लॉजिकल फाइल सिस्टम का मतलब ये है कि फेसबुक आपका डेटा कैसे रिट्रीव कर रहा है, लॉजिकली रिट्रीव कर रहा है। देखो, फिजिकली तो रिट्रीव नहीं कर रहा, मतलब आपको डेटा बेस से निकल कर बाहर आते हुए सिस्टम पे ऐसे नज़र तो नहीं आ रहा ना पैकेट्स के फॉर्म में, वो लॉजिकली काम हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, आपको डेटा नज़र आ रहा है, क्योंकि डेटा लॉजिकली जो है वो पीछे स्टोरेज से उठ के आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं इट प्रोवाइड्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई फॉर फाइल ऑपरेशंस। अच्छा, क्या आप लोगों ने एपीआई का नाम पहले सुना है? एपीआई का नाम जो है ना, जिन बच्चों ने मोबाइल एप्लीकेशन पढ़ी हुई है ना, उनको पता होगा कि बेसिकली व्हाट इज़ एपीआईज। ठीक है, एपीआईज जो है वो दैट इज़ बेसिकली अ नेटवर्क, सॉरी इट्स अ बेसिकली अ इंटरफेस। ठीक है, इस जिसके थ्रू जो है हमारी एप्लीकेशन जो है वो ऑपरेट करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आई है, अच्छा ये बेसिकली क्या रहा है कि इट प्रोवाइड्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस फॉर फाइल ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल ओपन क्लोज रीड एक्सेट्रा। देखो, ये जो है ना हमारे पास लॉजिकल फाइल सिस्टम, ये हमारे पास कुछ फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, यूज़र एप्लीकेशन के वो फंक्शंस क्या है, ओपन करना, क्लोज करना, मिनिमाइज़ करना, मैक्सिमाइज़ करना, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है and passes the requested operation to the layer below for processing. The logical file system manage the file table entries and peer process file description. The layer provides file etc. अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को इजी वर्डिंग में बताऊँ, जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है उसका बेसिकली काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि फ़ाइल को ओपन करना और टेबल में से डेटा जो है वो निकाल के फॉरवर्ड करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी लेयर आ जाती है। दूसरी लेयर का बेसिकली क्या होता है, इसका काम होता है कि एक वक्त में मुख्तलिफ इंस्टेंसेस जो है वो फाइल के शो करना। ठीक है, उसके बाद तीसरी लेयर आ जाती है और उसका काम ये होता है इट इज़ कंसर्न विद द फिजिकल ऑपरेशन ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि इट प्रोसेसेस फिजिकल ब्लॉक्स बीइंग रीड और रिटन इन बफरिंग। अच्छा, जो तीसरी लेयर होती है उसका काम ये होता है एडिट करना, ऐड करना, डिलीट करना। वो सारा काम जो हो रहा होता है वो थर्ड लेयर पे हो रहा होता है।
तो हमें यहाँ पे समझ के आई कि हमारे पास फाइल सिस्टम के 2 से 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले लेयर का काम ये होता है कि उसने जो है वो फाइल एक्सेस देनी है, प्रोटेक्ट देखो देखो मेरी बात सुनो। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि तीनों के फंक्शन क्या है। जो सबसे पहली है उसका फंक्शन ये है कि वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर रही है, सिक्योर कर रही है, ठीक है। प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, पासवर्ड्स वगैरह सिक्योर करना किसी चीज़ को, वो किस में आ रही है, फर्स्ट लेयर में आ रही है। दूसरी लेयर का काम यह है कि डेटा रिट्रीव करना फ्रॉम द टेबल्स जिसके अंदर डेटा सेव हुआ हुआ है। और थर्ड का और उसका थर्ड का क्या है कि वो जो एडिट वगैरह, ऐड, डिलीट, जो भी काम हो रहा है उस फाइल के ऊपर, वो कहाँ हो रहा है, थर्ड लेयर पे हो रहा है, ठीक है। 3 लेयर्स की हमें यहाँ पे ये बात तो समझ आ गई। उसके बाद जो अगली चीज़ हमने पढ़नी है दैट इज़ एस्पेक्ट्स ऑफ फाइल सिस्टम। यहाँ पे मैं रिपीट करती जाऊँ, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर में हमारा जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख रहा होता है, उसकी प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रख रहा होता है। उसके बाद दूसरी लेयर जो है वो डेटा हमारा रिट्रीव कर रही होती है या सेव कर रही होती है फ्रॉम दी फाइल। अगर रिट्रीव कर रही है तो वो जहाँ पे डेटा सेव है उसको निकाल के बाहर लेकर आ रही है, लॉजिकली डिस्प्ले कर रही है। और अगर सेव कर रही है तो डेटा को जो है वो जो है फ्रंट एंड से जो है वो बैक एंड तक पहुंचाया जा रहा है लॉजिकली। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड लेयर, और थर्ड लेयर हमें बताती है कि जो हमारी बिग डेटा में एडिशन हो रही है, चेंजेस हो रही हैं, वो सारी कहाँ पे हो रही है, थर्ड लेयर में हो रही है। उसके बाद अगला जो हमारे पास बात है दैट इज़ एस्पेक्ट्स ऑफ फाइल सिस्टम, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्पेस मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं ये सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगी बिकॉज इट्स अ बिग, इट्स अ ह्यूज डेटा। तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो आपको बताती जाऊँ विदाउट रीडिंग मच, और कवर करके तो हम ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट करें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एस्पेक्ट्स ऑफ फाइल सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, स्पेस मैनेजमेंट। अब स्पेस का मतलब ये है मेमोरी, ठीक है, जगह जहाँ पे आपका डेटा सेव हो रहा होता है, ठीक है। तो स्पेस मैनेजमेंट में सबसे पहले फ़ाइल देखो, हम लोग कह रहे होते हैं कि फ़ाइल को स्टोर करना है, फ़ाइल को रिट्रीव करना है, डेटा को स्टोर करना है, स्मॉल फॉर्म्स में डिवाइड करना है। लेकिन ये काम तब तक नहीं हो सकता जब तक आप जो है वो स्पेस मैनेजमेंट नहीं करते हो, यानी कि अपनी मेमोरी को एलोकेट नहीं करते हो, यानी कि आप अपनी मेमोरी को डिवाइड नहीं करते हो, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को जो है वो अपनी मेमोरी एलोकेट नहीं करते हो, ठीक है। जो आपकी रैम है, जहाँ पे टेम्प्रेरी तौर पे आपका डेटा आकर स्टोर हो रहा है, उसके बाद लोड हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, वो भी क्या है, बेसिकली एक मेमोरी है, ठीक है। तो स्पेस मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले कि आपके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जितनी भी स्पेस रिक्वायर्ड होती है, जितनी भी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, वो आपको क्या की जाती है, एलोकेट की जाती है। देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ो, फाइल सिस्टम एलोकेट स्पेस इन अ ग्रैनुलर मैनर यूजिंग मल्टीपल फिजिकल यूनिट्स ऑन द डिवाइस, द फाइल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज। यहाँ से आपकी काम की चीज़ है, थर्ड लाइन से अगर आप पढ़ो, द फाइल सिस्टम, जो हमारी फाइल सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ के फाइल्स को सेव करना, डायरेक्टरीज को सेव करना, कीप ट्रैक ऑफ द डायरेक्टरीज, कीप ट्रैक ऑफ द फाइल्स, ठीक है, विच आर नॉट बीइंग यूज। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दिए कि एप्पल डॉस जो है उसमें किस तरीके से जो है वो डेटा सेव किया जाता था। तो आप लोग पढ़ लो, 1980s में क्या किया जाता था कि 256 बाइट सेक्टर जो है वो 140 किलो बाइट फ्लॉपी डिस्क यूज़र ट्रैक सेक्टर मैप। यहाँ पे बेसिकली क्या उन्होंने बताया कि इतना डेटा जो है वो इतनी चीज़ यूज, मतलब कि फॉर एग्जांपल 140 किलो बाइट्स यूज़ कर रहा है और जो है वो डेटा को क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि डेटा को जो है वो स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। और स्टोर कैसे किया जा रहा है, इन अ स्पेस, और वो स्पेस को एलोकेट कर रहा है फाइल सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा कि फाइल सिस्टम में डेटा किस तरीके से जो है वो स्टोर कर रहा है, फाइल सिस्टम जो है वो स्पेस को किस तरीके से एलोकेट कर रहा है। लेकिन जब एस्पेक्ट्स की बात होगी, जब आपसे पूछा जाएगा फाइल सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फाइल सिस्टम की यूज़ क्या है। फाइल सिस्टम, सबसे पहले फाइल सिस्टम कौन सा था, इम्प्रूवमेंट्स करके फिर कौन सा फाइल सिस्टम आया। और यहीं पे जब एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहला एस्पेक्ट दैट इज़ स्पेस मैनेजमेंट के मेमोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और मेमोरी को किसी भी प्रोसेस को, किसी भी चीज़ को मेमोरी एलोकेट कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, वो हमारा फाइल सिस्टम कर रहा है, ठीक है। तो उसका फाइल सिस्टम का जो सबसे पहला टास्क है दैट इज़ स्पेस मैनेजमेंट। अब किस तरीके से कर रहा है इसमें इतने जाने की आपको ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है फाइल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन। इसकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कह सकते हैं दूसरा एस्पेक्ट है, दैट इज़ फाइल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डेटा के जो है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बना दिए जाते हैं, यानी स्मॉल चंक्स बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पे वो लोग क्या कह रहे हैं, टकर्स व्हेन अनस्पेस्ड unused space or single files are not contiguous. As a file system, you use files are created, modified, and deleted. When a file is created, the file system allocates space for the data. Some file system parameter require specific and initial space allocation and subsequent incremental allocation of the file grows. As files are deleted, the space they are allocated eventually is considered available for use by another file. This creates alternating use and unused areas of the various sizes. This is free space fragmentation. When a file is created and there is no area of contiguous space available for its initial allocation, the space must be assigned to the space must be assigned in fragments. When a file is modified such that it became larger, it may exceed the space initially allocated to it, and another allocation must be assigned elsewhere and file become fragmented. देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताती हूँ कि बेसिकली यहाँ क्या कह रहे हैं। फ्रेगमेंट्स का मतलब ये है कि तोड़ तोड़ के। सबसे पहले तो आप लोग इस बात को समझो कि फ्रेगमेंट्स का क्या मतलब है, तोड़ तोड़ के। किस चीज़ को तोड़ा जा रहा है, डेटा को तोड़ा जा रहा है। डेटा को तोड़ के स्मॉल चंक्स में क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहला काम था स्पेस मैनेजमेंट का, यानी कि किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, मैंने फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल अपने कंप्यूटर के अंदर क्रिएट की, ठीक है। फ़ाइल क्रिएट की, जब मैंने वो फ़ाइल क्रिएट की तो उसकी एक डायरेक्टरी बन गई। डायरेक्टरी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने माई कंप्यूटर के अंदर डिस्क डी में जाके अब माहम फोल्डर के अंदर जाके एक सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है, डेटा सेव किया है। तो वहाँ पे मेरी डायरेक्टरी क्या बनी, माई कंप्यूटर स्लैश, उसके बाद डिस्क डी स्लैश, फिर मैंने कहा माहम्स फोल्डर स्लैश, और उसके बाद हमारे पास फोल्डर है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर उसके बाद स्लैश, और उसके बाद हमारी वो जो भी मेरी फ़ाइल का नाम होगा, ठीक है। तो ये पूरी डायरेक्टरी बन गई। अब बैक एंड पे जो है वो इसको स्पेस एलोकेट कर दी, किसने कर दी, फाइल सिस्टम ने, कि ये इस जगह पे जो है इस स्पेस में जो है वो डेटा मौजूद है। अब ये हो कि फॉर एग्जांपल मैं उस फाइल को डिलीट कर दूँ या मैं उस फाइल को मॉडिफाई करूँ। अब जब मैं उस डेटा को मॉडिफाई करूँगी तो उस डेटा अगर फॉर एग्जांपल डिलीट कर देती हूँ तो फिर वो जगह खाली हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको मॉडिफाई करती हूँ, अगर मतलब उसमें डेटा ऐड करती हूँ, उसको अपडेट करती हूँ, तो अब उसके लिए मज़ीद स्पेस चाहिए होगी मुझे, ठीक है। और ये हो सकता है कि जिस स्पेस पे हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है उसके साथ वाली स्पेस जो है वो पहले ही एलोकेटेड हो, जगह फारिग ना हो। तो इस टाइम पे इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो क्या किया जाता है कि आपका डेटा जो है वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डेटा, हम लोगों को तो बज़ाहिर यही लग रहा होता है फिज़िकली देखा जाए कि हमारी फ़ाइल अपडेट हो रही है, लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहता है कि फॉर एग्जांपल अगर स्पेस जो है वो एक एलोकेटेड थी मुझे, वहाँ पे उसका फ्रेगमेंट बनेगा, ठीक है, वो चीज़ उतनी जगह पे ही रहेगी। अब जो मैं नई चेंजिंग की है, नया मॉडिफिकेशन की है, वो किसी और स्पेस पे जाके एलोकेट होगी, जो कहीं और होगी और कहीं और वैकेंट पड़ी होगी, ठीक है। वो किसी के डिलीट होने से भी वैकेंट हो सकती है, या वो हो सकता है कि वहाँ पे कोई चीज़ कभी बनी ही ना हो, कोई चीज़ कभी सेव की ही ना हो, वहाँ पे भी सेव हो सकती है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बज़ाहिर जब हम अपनी फ़ाइल ओपन करते हैं तो हमें वो सारा डेटा जो हमने मॉडिफाई किया होता है, ऐड किया होता है, फॉर एग्जांपल पहले मैंने आप लोगों के साथ वहाँ पे एक लेक्चर शेयर किया, ठीक है, लेक्चर नंबर 1, फिर मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 2 शेयर किया। अब लेक्चर नंबर 1 तो उसी स्पेस में जो है वो स्टोर्ड था। जब मैंने लेक्चर 2 किया तो हमारी मेमोरी अब ज़्यादा चाहिए, स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए, और हो सकता है कि जहाँ पे हमारा पिछला रिकॉर्ड सेव है वहाँ पे डेटा, वहाँ पे स्पेस मज़ीद मौजूद ना हो। तो फाइल सिस्टम की ये ज़िम्मेदारी है कि वो देखता है कि कहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो फ्री है और इतनी है कि मैं ये जो अब वाली मॉडिफिकेशन है उसको सेव कर सकूँ। तो जो पिछले हमारा काम था वो वहीं पे सेव रहेगा, और हमारा फाइल सिस्टम जो है वो फ्रेगमेंट जो है उसका जो है अब वाली जो अपग्रेड हुआ है, अब जो भी अपडेट्स हुई हैं उस डेटा के अंदर, उस फ्रेगमेंट को कहीं और जगह पे जहाँ स्पेस अवेलेबल होगी वहाँ पे सेव कर देगा। सो मतलब समझ आया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने सबसे पहले देखा है स्पेस मैनेजमेंट।
स्पेस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कोई भी डेटा स्टोर करना है तो उसको मेमोरी एलोकेट कर दी, उसको स्पेस एलोकेट कर दी। फिर हो सकता है कि उस डेटा को कोई सेव करे या उस डेटा को कोई अपडेट करे। ये भी हो सकता है कि डेटा उसमें इंक्रीज़ करे और डेटा उसमें डिक्रीज़ करे। ठीक है, तो इस सूरत में जो है हमारी जो मेमोरी है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिलीट कर दिया है फाइल तो मेमोरी बच जाएगी। अब उस मेमोरी को कि उसके इर्द गिर्द की जो सारी स्लॉट्स है वो अगर फिल है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये एक स्लॉट खाली हुई है तो हम इसको खाली रहने देंगे, नहीं। कोई भी और फाइल जब मॉडिफाई होगी और उसको ज़रूरत होगी कि स्पेस वहाँ पे मौजूद नहीं है तो हो सकता है ये वाली स्पेस यूज़ करके वो डेटा सेव कर सके। तो यहाँ जब एक ही फ़ाइल, देखो एक फ़ाइल मैंने पहले बनाई, उसमें एक पेज का डेटा था, उसको एक जगह पे सेव कर दिया। फिर उसी फाइल के अंदर मैंने दूसरा पेज बनाया तो वो दूसरा फ्रेगमेंट बन गया। हो सकता है कि ये फ्रेगमेंट वो प्रीवियस पेज के ऊपर सेव ना हो बल्कि कोई और जगह जहाँ पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो वहाँ पे हमारा सेगमेंट जो है वो सेव हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि तोड़ तोड़ के कि एक हिस्सा कहीं और पे सेव है, एक हिस्सा कहीं और पे सेव है, एक हिस्सा कोई और जगह पे सेव है। हर यानी कि तीनों डेटा के जो है वो स्पेस अलग अलग है, एड्रेस अलग अलग है, डायरेक्टरी अलग अलग है, लेकिन बज़ाहिर तौर पे कंप्यूटर के अंदर वो हमें एक ही जगह पे मौजूद नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारा काम भी कौन करता है, हमारा फाइल सिस्टम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे जो है मैं अपना ये वाला लेक्चर आज का कंप्लीट करती हूँ क्योंकि हमारे 30 मिनट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसे आगे कंटिन्यू करेंगे फाइल सिस्टम। अच्छा देखो, ये दो मैंने एस्पेक्ट्स आप लोगों को बता दिए, तो हम लोगों ने इसके बाद जो अगली चीज़ पढ़नी है वो फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फाइल सिस्टम के अंदर डायरेक्टरीज आ गई एंड सो ऑन, मेटा डेटा डायरेक्टरीज एंड वगैरह वगैरह। आज के लेक्चर के लास्ट में आप लोगों को क्या चीज़ आनी चाहिए, फाइल सिस्टम क्या है, फाइल सिस्टम का क्या मतलब है, फाइल सिस्टम को क्यों यूज़ किया जाता है, फाइल सिस्टम की क्या अहमियत है, और अगर फाइल सिस्टम आप अपने कंप्यूटर में यूज़ नहीं करते तो हमारा डेटा किस तरीके से सेव होगा और वो उसका क्या नुकसान होगा। तो ये चीज़ें अगर आपके ये क्वेश्चंस अगर अभी भी आप आंसर नहीं कर सकते हो तो दैट मीन्स आपको लेक्चर समझ नहीं आया। सो गो थ्रू अगेन। ये जो आपके सामने ओपन है पीडीएफ, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, बहुत इजी वर्डिंग है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है, एक दफ़ा आप पढ़ते जाओगे आपको चीज़ें समझ में आने लग पड़ेंगी। ठीक है, तो इसी फाइल सिस्टम के टॉपिक को हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।